गुड मॉर्निंग। तो पीछे क्लास में हेलो बात करना बंद कर दो। पीछे क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम जो चैप्टर इकोनॉमिक्स का शुरुआत हुआ था, सिलेबस वगैरह लिखाया गया था। उसके बाद से कुछ इकोनॉमिक्स की बेसिक जो बातें हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद से अर्थव्यवस्था के अलग अलग आधारों पे क्या प्रकार होना होता है उस पे बातचीत किए थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। फिर इनकम के बेसिस पे विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अल्प विकसित किसके कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, ये डिस्कशन हुआ था। उसके बाद से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आधार पे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था डिस्कस हुआ था। उसके बाद से और भी कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस किया था, जैसे नेशनलाइजेशन क्या होता है, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है। उसके बाद से पैसा को जब निवेश किया जाता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये सारा टॉपिक बेसिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कवर किया जाता है। मतलब आगे की बातों को समझने के लिए इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सारा बात वो डिस्कस हुआ है। ठीक है, अब ये याद करके पढ़ के समझ के इधर आओ, इधर इधर आओ, कहाँ बैठा है। तो जितना भी उसका नाम ही है चूंकि बेसिक इकोनॉमिक्स, तो जाहिर सी बात है कि उसका आगे भी काम पड़ेगा। इसलिए बढ़िया से उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है कि आगे जब जब भी उसकी ज़रूरत पड़े आपको पता हो। ऐसा नहीं कि कोई बात हम डिस्कशन करें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो तो आपको पता ही नहीं चले कि इन्वेस्टमेंट निवेश का मतलब क्या होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि निवेश हो रहा है मतलब कहीं पे पैसा लगाया जा रहा है। या बोले कि कहीं से विनिवेश हो रहा है तो कहने का मतलब वहाँ से पैसा गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा बात डिस्कस हो गया था। अब जो मेनली इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो चैप्टर हैं उसके बारे में पढ़ाई चालू होगा, जिसमें से पहला टॉपिक हम करेंगे बोर्ड पे है मनी एंड बैंकिंग, जिसको मुद्रा एवं बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। 4-5 स्लाइड में कुछ बातें हमने पहले से ही लिख पढ़ दिया है, बस समझ लेना है और बाकी स्लाइड टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। तो जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो भी टेलीग्राम, जो लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से ये स्लाइड जितना सारा यहाँ पे है वो सारा आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सारा टेलीग्राम पे जाएगा, आपको बस वहाँ से लिख लेना है। तो मुद्रा एंड बैंकिंग काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। टोटल 6-7 मुख्य चैप्टर है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत। जैसे मनी एंड बैंकिंग है जिसमें पूरा भारतीय मुद्रा, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था, शेयर मार्केट वगैरह सारा चीज़ इसमें डिस्कशन में आ जाएगा। उसके बाद से सेकंड चैप्टर राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी आता है, सरकार का बजट वगैरह, टैक्सेशन, वो सारा चीज़ एक टॉपिक में आ जाता है। उसके बाद से भारत और विश्व के साथ क्या संबंध है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में पढ़ते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें भारत विदेशों के साथ कैसे अपना आयात निर्यात करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, व्यापार घाटा क्या होता है, ये सारा टॉपिक आता है। उसके बाद से एक चौथा एक महत्वपूर्ण सेक्टर, हेलो बात नहीं कर रहे, चौथा एक महत्वपूर्ण सेक्टर इसमें आता है नेशनल इनकम, जिसमें आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, भारत का फिर टोटल राष्ट्रीय आय कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, किस स्टेट का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, किस स्टेट का पर कैपिटा इनकम कम है। तो ये चौथा और महत्वपूर्ण चैप्टर नेशनल इनकम का आ जाता है। उसके बाद से फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब नेशनल और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, विश्व बैंक, IMF, WTO, तो इन सब संस्थाओं के बारे में भी कुछ क्लासेस होती हैं। तो ये 6-7 महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग के बारे में, मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में। ठीक है, 2 सप्ताह लगेगा पूरा, लगभग 13 से 14 क्लास इसमें लगेगा मनी एंड बैंकिंग को ख़त्म करने के लिए। और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी सारी चीज़ें होंगी लेटेस्ट अपडेट के साथ सारी चीज़ें आपको करा दी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत जितने टॉपिक हमको डिस्कस करना है इस स्लाइड पे लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है।
तो जितनी सारी बोर्ड पे लिखी हुई है बातें हैं, ये सब मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत हमको पढ़ना है। जैसे टॉपिक हमारा शुरू होगा वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। आपको भी पता है कि कोई भी बाजार है तो बाजार का सामान्य सा मतलब है कि जिसके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो बेचने जाएगा और जिसको ज़रूरत है तो वहाँ से खरीदने जाएगा। तो ये भी है वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट। तो जैसे वस्तु बाजार होता है तो वहाँ पे वस्तु की खरीद बिक्री होती है, ये है फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार। तो यहाँ पे वित्त यानी पैसे की खरीद बिक्री होगी। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिसको ज़रूरत है वहाँ से वो पैसा रिसीव करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वित्तीय बाजार के बारे में। इसके दो पार्ट है वित्तीय बाजार का, एक को बोलते हैं मनी मार्केट और एक को बोलते हैं कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में सामान्यतः पूरे बैंकिंग सिस्टम को शामिल किया जाता है और मुद्रा बाजार का मतलब होता है कि अब ये दो प्रकार का बाजार है, एक जहाँ पे शॉर्ट टर्म डील किया जाता हो, सामान्यतः साल भर से नीचे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा या मनी ज़्यादा है वो साल भर से नीचे के क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये सब जाएगा कहाँ पे, मुद्रा बाजार में। किसी को पैसा चाहिए लेकिन साल भर या उससे कम के लिए ही चाहिए तो वो सारा डील होगा किसमें, मुद्रा बाजार में या मनी मार्केट में। लेकिन कोई बड़ा प्लेयर है वो लॉन्ग टर्म में खेलना चाहता है, लॉन्ग टर्म में पैसा निवेश करना चाहता है या लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा रिसीव करना चाहता है तो फिर वो जाएगा आपको कैपिटल मार्केट में और शेयर मार्केट के थ्रू सारी प्रक्रिया यहाँ पे होगी। तो मनी मार्केट में स्पेशली पूरा बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि पूरा भारत में बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से है। आरबीआई, फिर आरबीआई के नीचे बहुत सारे प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद से दूसरा इसमें टॉपिक आएगा मुद्रा, मुद्रा का कार्य एवं मुद्रा के प्रकार। चूंकि मुद्रा एवं बैंकिंग है तो सबसे पहले यही समझेंगे भाई मुद्रा किसको बोलते हैं, मनी किसको बोलते हैं। ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बोला कि मुद्रा का काम ही है, मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जा सके। जैसे आप करेंसी इस्तेमाल करते हैं, सिक्का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार के द्वारा समर्थित होता है और वहाँ के केंद्रीय बैंक द्वारा रिलीज जो भी कागजी मुद्रा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या होता है, इसका कौन कौन सा काम है। और फिर 8-10 प्रकार का जो मुद्रा है, हॉट मनी किसे कहते हैं, फ्यूडेसरी मनी किसे कहते हैं, फियाट मनी किसे कहते हैं, बैंक मनी किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ इसमें आएगा। इसमें एवोल्यूशन ऑफ मनी यानी मुद्रा का विकास जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे कि मानव की सभ्यता जब से शुरू हुई तब तो ये करेंसी वगैरह कुछ था नहीं, कागज़ तो था ही नहीं, तो फिर ये सब कोई व्यवस्था था नहीं। तो डिस्कशन हमारा चालू होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन से, जहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम चलता था, एक वस्तु लीजिए और दूसरा वस्तु दीजिए। वहाँ से फिर आगे मानव बढ़ा तो फिर कमोडिटी मनी आया, पण्य मुद्रा, जो अलग अलग किसी का जानवर का दांत, शंख, ये सब इस्तेमाल होता था। उसके बाद से फिर थोड़ा सा मानव आगे बढ़ा तो फिर मेटालिक मनी आया, गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग धातुओं के मुद्रा बनाए जाने लगे, राजाओं का उस पर अपना मोहर और ठप्पा होने लगा। फिर मेटालिक मनी से एक स्टेप और आगे बढ़े, जब कागज़ की खोज हो गई तब पेपर मनी का इजाज़त हुआ, करेंसी जिसको आप आज बोलते हैं, तो पेपर मनी का इजाज़त हुआ। पेपर मनी से एक स्टेप और आगे बढ़े, 5वें स्टेप में तब बैंक मनी आया। जैसे आप पैसा लेकर अभी नहीं घूमते हैं, एटीएम कार्ड लेकर आप घूमते हैं, एटीएम से जहाँ पे भी पैसे की ज़रूरत होगा आप वहाँ से क्या कर लेंगे, पैसा रिसीव कर लेंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कितने लोग करेंसी लेकर, बहुत मतलब आज के डेट में तो करेंसी का कम है। तो पेपर मनी के बाद से अगले जो मुद्रा का डेवलपमेंट है वो है आपका बैंक मनी। बैंक मनी से ऊपर भी एक स्टेप अभी मानव पहुंच गया जिसको हम डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने होंगे कि आपको अब एटीएम कार्ड भी नहीं लेना है, एक कोड आपके पास होगा, उस कोड के माध्यम से अपना सारा पैसा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी के तौर पे हम पढ़ेंगे। और आरबीआई के द्वारा भी अपना एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया जाने वाला है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से सारी व्यवस्थाएं हैं और ये कैसे पूरा डेवलपमेंट हुआ। तो बार्टर सिस्टम से लेकर और क्रिप्टो करेंसी लगभग 6-7 स्टेप में पूरा ये मुद्रा का एवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक, चूँकि पूरे भारत की बैंकिंग सिस्टम को वहाँ के देश की केंद्रीय बैंक जो होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, उस अपनी पूरे मतलब क्रियाविधि को निर्धारित करता है। तो भारत में अपना एक सेंटर या केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना कब हुई, कैसे ये पूरा फंक्शन करता है, कैसे पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ये सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे कि आरबीआई की स्थापना वगैरह कैसे हुई, पूरा ये सारी व्यवस्थाएं। उसके बाद से इसके कार्य क्या है, तो आरबीआई के सबसे बहुत सारे कार्यों में से सबसे मेन काम है मौद्रिक नीति जारी करना, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। एसएलआर, सीआरआर, डबल आर, ट्रिपल आर, ईटीसी और भी बहुत सारे इसमें टूल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद से मुद्रा की माप, आरबीआई समय समय पे मापते रहता है कि अभी मार्केट में कितने मुद्रा चल रही है, ठीक है, कितना मुद्रा परिचालन में है, तो वो कैसे पूरा मापता है, M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद से सरकार के बैंक के रूप में, सरकार के बैंक के रूप में इन द सेंस कि बिहार सरकार या भारत सरकार का जो भी पैसा और अकाउंट, जो भी पैसा जमा है वो कहाँ जमा है, ज़्यादातर पैसा आरबीआई के पास वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं अब बिहार सरकार में, तो बिहार सरकार पे पैसा नहीं आएगा, बिहार सरकार ने कमांड दे रखा है आरबीआई को, आपका जो भी सैलरी क्रेडिट होगा वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो आपके पास जो क्रेडिट का मैसेज आएगा वो किसका आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आता है। तो बैंक, सरकारी बैंक, सरकार के बैंकों के रूप में भी आरबीआई काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विनिमय दर का नियंत्रण, डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का प्रयास करता है, कभी कम हो जाता है तो उसको ज़्यादा करने का प्रयास करता है, एक बैलेंस लेवल पे रखने का प्रयास करता है। ये भी काम किसके हाथ में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई के हाथ में। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक, बैंकों के बैंक के रूप में, चूंकि ये बैंकों के बैंक इन द सेंस कि पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम का जो हेड और लीडर है, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, उस संस्था का नाम भी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो बैंकों के बैंक के रूप में इसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो नया भी करंट अफेयर्स में, जैसे कहीं पे करेंसी हाउस खुला है, कहीं पे कुछ और स्टोर खुला है, तो ये सारा चीज़ें आ जाएंगे डिस्कशन में। उसके बाद से आएगा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, अंग्रेजों के काल में पहला बैंक कब खुला, कैसे खुला, ये सारा चीज़ आएगा। अनुसूचित बैंक क्या होता है, गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है, फिर वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक किसे कहते हैं, निजी बैंक किसे कहते हैं, फिर सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, जैसे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मोड पे देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक है, ये कैसे पूरा फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपके गांव क्षेत्र में होगा उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, बोलो ना जी, गांव के मोड़ पे होता है, सामान्यतः छोटा मोटा ही रहता है लेकिन ठीक ठाक है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 के आसपास से ये बनने चालू हुए और अलग अलग ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से जो बैंकिंग ढांचा डेवलप किया गया है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भुगतान बैंक, भारतीय महिला बैंक, ये कुछ अभी नए डेवलपमेंट है 2014 के बाद, ये सब कैसे पूरा फंक्शन करते हैं। इसी में आपका ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कैसे, यूपीआई क्या है, भीम क्या है, आरटीजीएस क्या है, नेफ्ट जो आप पैसा ट्रांसफ़र के इस्तेमाल करते हैं, ये सब कैसे फंक्शन करता है, किसके थ्रू आप कितने पैसे के ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। भुगतान जब हम पढ़ेंगे तो पैसा ट्रांसफ़र की विधि वहाँ पे। उसके बाद से एक बड़ा सेक्शन आएगा आपका कैपिटल मार्केट का, जिसमें पूरे भारत का शेयर मार्केट के साथ साथ दुनिया के कुछ प्रमुख शेयर मार्केट का हम अध्ययन करेंगे कि कैसे पूरा शेयर मार्केट काम करता है और किसी एक कंट्री के शेयर मार्केट के नीचे जाने की वजह से पूरे दुनिया का शेयर मार्केट कैसे इधर से उधर होने लगता है, ये सारा चीज़ इसमें आप समझेंगे। शेयर बाजार क्या होता है, प्रतिभूति क्या होता है, कैसे इसकी खरीद बिक्री की जाती है, इसके लिए क्या टूल्स बनाए गए हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस पूरे भारतीय शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन बॉडी है सेबी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, जो अभी रैंडम चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहने वाले शब्द हैं, ये सारा चीज़ आपको आए। तो मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत टोटल इतने शब्द, इतने सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, बढ़िया से डिटेल में समझकर विथ लेटेस्ट अपडेट सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया जाएगा तो लेटेस्ट जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आया होगा वहाँ पे एसएलआर, सीआरआर के क्या रेट रहे हैं उसके बारे में फिर डिस्कशन किया जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये स्लाइड लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको हम सेंड करेंगे टेलीग्राम पर, फिर आप वहाँ से लिख लीजिएगा। सब लोग टेलीग्राम पे है ना? कोई ऐसा व्यक्ति जिसका एक्सेस ना हो टेलीग्राम पे? तो मोबाइल है ना, फ़ोन ही नहीं है, तो फिर एक्सेस हो जाएगा। फ़ोन है तो आराम से हो जाए, कोई दिक्कत पर
ठीक है, बाकी लोग का एक्सेस है ना, तो ये डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसी को एक और फ्लो चार्ट में इस पूरे सिलेबस को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे मुद्रा एवं बैंकिंग, तो इसके एक पार्ट में हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, आरबीआई का परिचय, उसका कार्य, घरेलू मुद्रा से संबंधित कार्य और विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्य। फिर सेकंड हाफ में जाएंगे तो फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट के भी दो पार्ट हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मुद्रा बाजार, लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी बाजार। ठीक है, तो मुद्रा बाजार में पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम आएगा, बैंक, और बैंक में भी बैंकिंग विकास क्रम, यानी आज़ादी से पहले भारत में बैंक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बाद से वर्तमान की बैंकिंग व्यवस्था कैसे है, इसके बारे में। फिर पूंजी बाजार, पूंजी बाजार में शेयर बाजार से भी म्यूचुअल फंड, बीमा क्षेत्र, एसआईपी और ये सारा चीज डिस्कस किया जाएगा। तो एक फ्लो चार्ट में पहले उसको लिख लेने के बाद, मतलब ये मुद्रा एवं बैंकिंग का पूरा होल सिलेबस है, उसके बाद से फिर मुद्रा एवं बैंकिंग, और यहाँ से फिर आपका शुरुआत हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो नहीं। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट जो स्लाइड है ये, इसको पहले इसमें पूरे भारत की इकोनॉमी को लगभग समझाने का प्रयास किया गया। मतलब गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, फिर एक तरफ कंज्यूमर, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर, ये सबको, फिर विदेशों के साथ क्या संबंध होगा, ये सबको इस एक स्लाइड में समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे समझाते जाएंगे, घर पे बैठ के बढ़िया से समझ के इसको आप लिखने का प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत, जहाँ पे समझने में दिक्कत होगा तो वीडियो यूट्यूब पे रहेगा ही, एक बार उसको देख लीजिएगा। कोई दिक्कत बोलो ना, लेकिन अब टेंशन ना लीजिए, ऑफलाइन ही बढ़िया से समझ लेंगे तो ऑनलाइन समझने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दिमाग और ध्यान को एकाग्रित करते हुए यहाँ पे फोकस पे लगाइए। ठीक है, तो ये अब दिख रहा है, एक मिनट पे, अच्छा पीछे से दिख रहा है, पढ़ा जा रहा है जो लिखा गया है। ठीक है, तो एक बार अब पढ़ ही रहे, इतना तो फिर पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, बोर्ड पे देखिए, शुरुआत होगा व्हाइट कलर से, पहले जो लिखा गया है उससे। ठीक है, और जो सेम है वो एक कलर से लिखने का हमने प्रयास किया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले उपभोक्ता क्षेत्र, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पहले दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक तरफ है उपभोक्ता और दूसरी तरफ है उत्पादक। कंज्यूमिंग सेक्टर, जो जिसको किसी भी वस्तु और सेवा की क्या है, आवश्यकता है। दूसरी तरफ है उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसको कोई भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है। अच्छा, उत्पादन दुनिया में और किसी भी चीज़ का नहीं होता है, वस्तु और सेवा का ही उत्पादन होगा। किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा तो इसी दो कैटेगरी में कहीं पे को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये पेन बन रहा है तो किसका उत्पादन है, वस्तु का उत्पादन। कोई डॉक्टर साहब बैठकर अपना इलाज कर रहे हैं मरीजों का, तो ये किसका है, सेवा का उत्पादन है। कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो भी क्या है, सर्विस सेक्टर है। कोई इंजीनियर आया आपको सलाह देकर चला गया कि ऐसे डिजाइन करिए और ऐसे घर बनवाइए, तो भी क्या है, सर्विसेज है। लेबर मजदूर आएंगे घर को बना देंगे तो वस्तु का या घर का क्या है, उत्पादन है। तो वस्तु और सेवा का ही उत्पादन होता है, बाकी किसी और तीसरे चीज का उत्पादन नहीं होता। जो भी उत्पादन होगा इसी दोनों सेक्टर में से कहीं ना कहीं को क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो एक तरफ है कंज्यूमर, दूसरी तरफ है प्रोड्यूसर, मतलब जिसको उत्पादन करना है। अब ये जो उत्पादक क्षेत्र है और ये उपभोक्ता क्षेत्र है, इन दोनों के बीच रिलेशन कैसे है। अब किसी भी उत्पादक क्षेत्र को, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है तो उपभोक्ता क्षेत्र से उसको क्या क्या चाहिए, तभी तो उत्पादन कर सकता है। जैसे किसी भी चीज़ और किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज़ है कि उसको जगह चाहिए, जगह, भूमि। हमको एक फैक्ट्री लगाना है तो सबसे पहले तो जगह मिलेगा तभी तो फैक्ट्री लगेगा, बाकी सारी चीज़ों तो अभी सेकेंडरी है। बोलो ना जी, ऐसा कि हवा में थोड़े ना फैक्ट्री लग जाएगा। एक आटा का चक्की भी लगाना है तो फिर एक जगह चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, एक स्थान चाहिए। तो सबसे पहले भूमि। मान लीजिए कि भूमि हमको मिल गया, अपना फैक्ट्री हमने लगा लिया, एक आटा चक्की हमने लगा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन अकेले तो दिन रात बैठकर वहाँ पे काम करेंगे नहीं, तो कुछ हमको श्रम चाहिए, कुछ लेबर भी चाहिए हमको। बोलो ना जी, इसमें मजदूर भी चाहिए, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो प्रोड्यूसर सेक्टर को उपभोक्ता क्षेत्र ये सारी चीजें प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, भूमि, श्रम। दूसरा हमको पूंजी भी चाहिए, कैपिटल। अब एक बड़ा सा मशीन खरीदना है कि आटा चक्की का एक बहुत बड़ा मशीन खरीदते, फिर आटा का यहाँ से गेहूं खरीद कर लाते, आटा इस यहाँ से बनाते और बड़े पैमाने पे इसका क्या करते, सप्लाई करते। लेकिन मान लो कि वो मशीन की कीमत 10 लाख रुपए, हमारे पास 5 लाख रुपए ही है, तो फिर हमको 5 लाख कैपिटल की क्या है, आवश्यकता है। तो भी हमको चाहिए, तो भी हम सामान्यतः उपभोक्ता क्षेत्र से ही क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। कैसे होगा वो, वित्तीय बाजार के माध्यम से वो होगा।
दूसरा उद्यमिता, ये सब कुछ हो, मान लो हमारे पास भूमि भी है, हमारे पास श्रम भी है, हमारे पास कैपिटल भी है, लेकिन दिमाग में ख्याल ही नहीं आए कि वो आटा चक्की का मशीन लगाना है, तो फिर इन सब का होने का कोई मतलब है नहीं। मतलब तो उद्यमशीलता, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, इसका भी होना क्या है सबसे जरूरी। तो किसी भी वस्तु या फिर सेवा को उत्पादन करने के लिए 4 मेजर चीजें हैं जिसकी आवश्यकता होती है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। तो वस्तु और सेवा को उत्पादन के लिए 4 चीजें चाहिए: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। तो जो उत्पादक के साधन भी इसको बोलते हैं, तो ये चारों उत्पादन के साधन उत्पादक साधक को मिलेगा। इसके बदले जो उत्पादक क्षेत्र है उसके बदले पैसा देगा। किसी से भूमि लिया है तो उसके बदले किराया देगा। बोलो ना जी, ऐसा हम ही समझा रहे, हम ही समझ रहे। श्रम लिया है तो श्रम के बदले मजदूरी देगा भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है। किसी से पूंजी लिया है, हम मान लीजिए 5 लाख रुपए हम पड़ोसी से लिए, तो पड़ोसी से लिए तो उसको बदले में ब्याज भी देंगे, तो उसके बदले में उसको ब्याज भी देना पड़े, ठीक है। अब उद्यमिता, अपना दिमाग लगाए तो ऐसा थोड़े है कि केवल पब्लिक सेवा ही करते रहेंगे, अपना भी कुछ क्या होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। तो अपना मुनाफा सोचेगा तो उसको लाभ भी चाहिए, कोई दिक्कत। तो जो भी उपभोक्ता क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र को ये 4 चीजें प्रदान करेगा, बदले में उत्पादक क्षेत्र वापस उपभोक्ता क्षेत्र को ये क्या करेगा, रिटर्न के रूप में देगा, ठीक है। भूमि के बदले देखो तीर, अच्छा तीर जिधर घुमाया हुआ है उधर वो देगा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक ये सिंबल बार बार मिलेगा, इस तीर का मतलब ऊपर जाना और इस तीर का मतलब नीचे जाना, ठीक है। मतलब इसका पॉजिटिव प्लस हो रहा है और इसका मतलब निगेटिव हो रहा है। तो इस तीर कमान को भी दिमाग में रखना, नीतीश कुमार वाला तीर कमान मत समझ जाइए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 2 बातें समझ गए, ग्रीन कलर वाला जितना ये समझ गए कि नहीं, पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो उत्पादन क्षेत्र है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ये जितना भी ये लिया है, ये चारों क्षेत्र, भूमि, श्रम, पूंजी, अपना एंटरप्रेन्योरशिप लगाया है। अब जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा, इसका वो क्या करेगा, तो जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा तो फिर इसको तो कंज्यूमर सेक्टर ही उसको मतलब वो उपभोग करेगा। तो वस्तु और सेवाओं का यहाँ पे क्या करेगा, हस्तांतरण, या जो भी वस्तु और सेवा बनाएगा वो किसके लिए, मतलब ज्यादातर उपयोग उसका उपभोक्ता क्षेत्र के लिए चला जाए। तो पहला रिलेशन हमने देख लिया, कंज्यूमर सेक्टर और फिर उत्पादक सेंटर, कोई दिक्कत। बदले में ये 4 चीजें प्रोवाइड करेगा, रिटर्न में इन चारों के बदले ये 4 चीजें इसको मिलेगी, और जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा ये सारा वस्तु और सेवा को खरीद कौन करेगा, उपभोक्ता क्षेत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो पहले ये दोनों बना लीजिएगा, उसके बाद से यहाँ से शुरुआत करिएगा ग्रीन कलर से, जैसे समझा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब इन दोनों के बीच में एक तरफ उत्पादक सेक्टर और दूसरी तरफ उपभोक्ता क्षेत्र, इन दोनों के बीच में एक तरफ है फाइनेंशियल मतलब वित्तीय क्षेत्र जिसमें बैंक महत्वपूर्ण है, और दूसरे साइड है गवर्नमेंट यानी सरकार। अब इन दोनों का सरकार से क्या रिलेशन है, या फिर फाइनेंशियल यानी वित्तीय क्षेत्र से क्या रिलेशन है, उस पर बातचीत कर रहे हैं। जैसे पहले ऊपर वित्तीय क्षेत्र देख लीजिए। अब कोई भी उपभोक्ता क्षेत्र है, इसके पास पैसा ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा, करेंसी को सजा सजा के तो घर में रखेगा नहीं, नहीं तो पड़ोसी की नजर पड़ी तो फिर वो गया कहीं शादी बारात में बस लेके निकल जाएगा। बोलो ना जैसे। अच्छा, बैंक का सामान्य सा मतलब क्या होता है, 1 मिनट यहाँ पे देखिए। कोई भी बैंक जो है, मान लीजिए कोई बैंक है, इस बैंक का सामान्य सा मतलब क्या होता है, बोर्ड पर देखिए। अभी बोले कि बाजार का मतलब जिसके पास अधिक है वो लोग कर जमा करता है, जिसके पास कमी है वहां से वो रिसीव करके ले जाता है। तो बैंक का सामान्य सा मतलब है कि बैंक में बहुत सारे कस्टमर का खाता खुला होता है। बोलो ना जी। अब जितने सारे कस्टमर का बैंक में खाता खुला है, 2 प्रकार का खाता होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट पे कुछ बाध्यता होती है ट्रांजैक्शन की, करेंट अकाउंट पे कोई बाध्यता नहीं होती। सामान्यतः तो जो आम पब्लिक का अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है, जिसपे कुछ ब्याज वाज भी मिल जाता है। तो मान लो कि इसमें जितने लोग खाता खुलवाएंगे, खाता खुलवाने का मतलब है उनके पास कुछ पैसा है तो भाई वो बैंक में रखना चाहते हैं। तो बैंक क्या करेगा, इन सभी कंज्यूमर का या जो भी एक कस्टमर है इन सबका पैसा इसमें क्या करेगा, जमा करेगा। इसके बदले में मतलब जो ये बैंक है, बैंक में जो भी कस्टमर यहाँ पे खाता खुलवाएगा तो ये पैसा अपना इसमें क्या करेगा, जमा करेगा। कोई दिक्कत परेशानी।
लेकिन मुफ्त में जमा नहीं करेगा, मुफ्त में आज कोई काम नहीं होता। बैंक बदले में इनको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। जैसे सेविंग अकाउंट है तो सामान्यतः 4%, 4.5% आपको उस पर ब्याज मिलता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमको आज तक नहीं मिला। अब आपके अकाउंट में 2,000 रुपये ही होगा तो उसका 4% सालाना ब्याज कितना होगा, 10-20 रुपये आ रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग जब पंचायत और ब्लॉक में सब काम करते हैं तो ब्लॉक के अकाउंट देखते हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया है, तो वहाँ पे ब्याज के तौर पे ही 50,000, 60,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपया ब्याज आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे सेविंग अकाउंट है और सरकार का ऐसा नियम है कि जितना सारा गवर्नमेंट के अकाउंट है सब सेविंग अकाउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ब्याज वहाँ से मिलते रहे। मान लीजिए कोई योजना पे काम ही नहीं कर रहा, सरकार अकाउंट में पैसा डाल दिया है, कोई योजना पे काम ही नहीं चल रहा है, तो फिर वो सारे पैसे पे ब्याज बनता है। तो जो भी अकाउंट है ब्लॉक का, मान लो कि कोई अकाउंट है ब्लॉक के नाम से, तो उस ब्लॉक के अकाउंट में 15-20 लाख रुपया, तो उसको बदले में उसको थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता है। कोई दिक्कत परेशानी? तो जो भी अकाउंट खोलेगा भाई, जो भी अपना पैसा जमा करेगा, बदले में उसको क्या देगा? ब्याज। यहाँ तो कोई दिक्कत? अभी बोले कि ब्याज की दर सामान्यतः 4% के आसपास होती है, 4%, 4.25% जो भी। और ये ब्याज जितना भी हम बैंकिंग सेक्टर में ब्याज की बात करेंगे सब वार्षिक होता है, मंथली नहीं। आपके गांव में जो सेठ, महाजन, साहूकार लोग जो ब्याज पे पैसे चलाते हैं वो सब क्या होता है? मंथली होता है। मंथली 5% चिपका देगा सब, ठीक है? एक महीना में 5% के हिसाब से जोड़ के देते रहिए। क्या? अच्छा, ऑन कर दो भाई थोड़ा सा। बात समझ में आ गया? तो इसके बदले में लगभग 4% के आसपास ब्याज इसको मिलता है। सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे नहीं मिलता है, बहुत कम या न के बराबर सामान्यतः मिलता है। बोर्ड पे देखो। अब ये जो बैंक के पास पैसा जमा किया गया है, अब मान लो कि बैंक इस पैसे का क्या करेगा? अपने रूम में सजा कर रखेगा, तो फिर ये 4% ब्याज अपना खेत बेच के थोड़े ना देगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई। उसको तो बदले में 4% क्या करना है? ब्याज देना। तो बैंक इस पैसे को नेक्स्ट पर्सन ढूंढता है, कोई उद्योगपति जिसको पैसे की आवश्यकता हो। तो कोई उद्योगपति, कोई दूसरा व्यक्ति आकर इस बैंक से पैसा लोन के तौर पे, इस सारे पैसे को लोन के तौर पे वो क्या करेगा? बैंक वापस रिटेलर को या फिर किसी को जरूरत है उसको क्या करेगा? लोन के तौर पे अपने पैसे को घुमाएगा। कोई भी बैंक अपने पास पैसा नहीं रख सकता। कोई 5 लाख रुपया अपने अकाउंट में रखा है तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है आज के डेट में। बोलो ना जी। पैसे से पैसे कमाना है तो उसको कहीं पे इन्वेस्ट करिए। 2-4 महीना में, 1 महीना के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उस पर प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर ठीक ठाक से इन्वेस्ट करते हैं तो अब ले जाके कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। 5 लाख लगाए थे, 4 लाख मिल जाएगा। तो जो भी बैंक के पास पैसा जमा होता है उस बैंक क्या करता है? ये सारे पैसे को लोन पे क्या करता है? घुमाता है। और लोन पे घुमाता है तो जाहिर से बात है कि 9 से 10% जिसको देगा पैसा उससे क्या करेगा? ब्याज लेगा। मुफ्त में तो पैसा ये भी नहीं देगा, क्योंकि इसको भी पब्लिक ने मुफ्त में नहीं दिया, ये भी किसी व्यक्ति को तो मुफ्त में नहीं देगा। तो ये भी सामान्य तो 9 से 10% इससे ब्याज क्या करता है? लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो ना जैसे। अब ये 9% ब्याज पे दिया और 4% इधर ब्याज उसको वापस पे करना है। बीच का ये जो 4 से 5% बच गया वही बैंक का पूरा मुनाफा है, समझ जाइए। पूरा उसका बैंकिंग सिस्टम में स्टाफ का खर्चा, लाइट का खर्चा, बिल, जितना सारा खर्चा है, चाय पानी का खर्चा, उसका बिल्डिंग का खर्चा, वो सारा चीज इसी 4-5% मुनाफे से क्या करता है? निकलता है। इतना बात समझ गए? तो बैंक का सिंपल सा लॉजिक है, जो भी कस्टमर का पैसा यहाँ पे जमा होता है उस पर कुछ % ब्याज देता है। मतलब समझ लीजिए कि अच्छा, मार्केट का मतलब ये होता है क्या? जिसके पास ज्यादा है वो बेचेगा, जिसको कम है वो निकालेगा, वहां से खरीदेगा। बोलो ना जी। तो मनी मार्केट का एक टूल्स है बैंक, जिसके पास ज्यादा है वो जमा करेगा, जिसको जरूरत है वहां रिसीव करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। बोलो ना जी। अब मान लो कोई विजय माल्या टाइप व्यक्ति मिल जाए जो किसी बैंक से बहुत सारा बल्क में पैसा ले और लेके भाग जाए, तो फिर क्या हो? बताओ।
जो बैंक पैसा दिया वो अपने घर से तो नहीं दिया, वो सारा पैसा किसका है? कस्टमर का है। कस्टमर का मतलब आपका और हमारा है, आम पब्लिक का है, जो बहुत मेहनत से पैसा कमा कर 20,000 25,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा किया है कि छठ आएगा तो उसमें सब बढ़िया से उसको खर्च करेंगे, शॉर्ट पैंट खरीदाएगा, पूरा सा बढ़िया से मार्केटिंग हुआ और उसमें खर्च हुआ। तब तक पता चला कि कोई बैंक वाला गया पैसा निकालने, बोला कि सब विजय माल्या टाइप के लोग लेकर भाग गए हैं। बोलो ना जी इसमें। तो इस पूरे मार्केट, अच्छा अब मार्केट ना हो तब भी काम नहीं चलेगा। मान लो कि सब्जी मार्केट ना हो गोपालगंज में, तो जिसके पास ज़्यादा हो बेच नहीं पाएगा और जिसको ज़रूरत है उसको खाने पीने की सब्जी भी नहीं मिल पाएगी, तो दोनों के लिए दिक्कत बढ़ जाएगा। बोलो ना जी इसमें। तो वैसे इस बैंकिंग सिस्टम के लिए विजय माल्या टाइप के लोग लेकर पैसा भाग जाएंगे तो पूरा ये बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हो जाएगा ना। अब इनका पैसा नहीं मिलेगा, दोबारा ये बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे? कहते ही नहीं जाएंगे। तो पूरा हमारा इकोनॉमिक सेक्टर ही इससे क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ऊपर बनाया गया है किसको? आरबीआई को, कि भाई आप थोड़ा सा नज़र बनाए रखें, कोई गड़बड़ काम ना करे, कोई बैंक भागने वगने का काम ना करे। 21 दिन में कोई डबल कर रहा है तो फिर उस पर नजर रखे, फिर हेरा फेरी देखे, 21 दिन में पैसा डबल, और पता चलता है पूरा पैसा जमा करके लेके भाग जा रहा है। ऐसा कहाँ रहता है सर जी? फिल्म वो नहीं देखता है। फिर हेरा फिर इतना फेमस मूवी था अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी का, बाबू राव उसमें है। ठीक है, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। तो बैंकिंग का सामान्य सा मतलब है। अब इस फ्लो चार्ट पे पहुंचे, एक ग्रीन कलर तो समझ लें, अब येलो कलर वाला समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वित्तीय क्षेत्र है, तो वित्तीय क्षेत्र कंज्यूमर से वो कैसे जुड़ा होता है, या कंज्यूमिंग सेक्टर से कैसे जुड़ा होता है। तो जो भी इनके पास बचत होगा, सेविंग, जो भी पैसा इन्होंने बचाया है, 20,000 रुपये कमाया है तो 15,000 रुपये खर्च किया है तो 5,000 रुपये उन्होंने बचा लिया। अब ये 5,000 रुपया इसमें ये वित्तीय क्षेत्र में यानी बैंक में ये क्या कर देंगे? जमा कर देंगे, और बैंक बदले में इनको क्या करेगा? ब्याज देगा। सिंपल सा लॉजिक, इतना बात समझ गए। फिर बैंकिंग क्षेत्र का प्रोड्यूसिंग सेक्टर या उत्पादक क्षेत्र से इसका क्या लेना देना है? तब उल्टा भी इसको कर लेना है। इनको भाई प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इनको पैसे की क्या है? आवश्यकता है। आवश्यकता है तो इनको लैंडिंग या ऋण लेंगे ये वित्तीय क्षेत्र से। बोलो ना जी सुनो। और ऋण लेंगे तो बदले में इसको क्या करेंगे? ब्याज देंगे। तो ये ब्याज किसको मिलेगा? बैंक्स को मिलेगा। इतना समझ गए? बोलो ना जी सुनो। फिर उत्पादक और उपभोक्ता, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इस पे फोकस करिए। येलो कलर नीचे। अब जो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, उत्पादक क्षेत्र, जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा तो सरकार चिपका देगी उस पर टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि उत्पादन किया इन्होंने वस्तु और सेवा, तो इस पर कंबाइंड रूप से लग जाएगा जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? टैक्स लग गया। बदले में सरकार इनको क्या देगी? तो बदले में एक तो फैसिलिटी इनको उपलब्ध करवाएगी। मान लो कोई फैक्ट्री लगा, वहां पे रोड ही नहीं है, तो फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री लगवाएगा कि रोड बनवाएगा? फैक्ट्री ही सामान्यतः लगवाएगा। सरकार से उम्मीद करेगा कि जो सरकार वहां पे रोड वगैरह ठीक ठाक डेवलप करे कि हमारा सारा व्यवस्था ठीक ठाक से चल से। साथ ही साथ बदले में सरकार कुछ इंडस्ट्री को सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी क्या होता है अभी आगे समझेंगे हम, ठीक है। जैसे आपको मिलता है सब्सिडी गैस सिलेंडर पे, पहले मिलता था, मतलब अभी तो ऑनलाइन सब्सिडी मिल रहा है ना, सीबीटी, मतलब वो डायरेक्ट ट्रांसफर आपको हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे डीबीटी, हाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी इसको बोलते हैं। जैसे बोर्ड पर देखिए, अब मान लो कि गैस सिलेंडर की कीमत है, मार्केट प्राइस है 1,000 रुपया, कोई दिक्कत परसेंट। सरकार चाहती है, अच्छा 1,000 रुपया तो सब लोग इसको परचेज नहीं कर सकते हैं, क्यों? करीब जो फैमिली है वो गैस 1,000 का परचेज नहीं कर सकती है, तो फिर चूल्हा पे लगेंगे खाना बनाने। बोलो ना जी उसमें। तो फिर चूल्हा पे खाना बनाएंगे तो बहुत सारे दिक्कत हो जाएगा, उसका धुआं निकलेगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग फला ढिमका, उनके हेल्थ को भी प्रॉब्लम होगा। तो फिर पता चला वो इलाज करवाने गए 5 लाख का, आयुष्मान कार्ड में इलाज करवा लिए तो 5 लाख तो सरकार ही के। बोलो ना जी उसमें। तो घुमा फिरा के तो कहीं पे भी सरकारी है। तो सरकार क्या कहती है, जो ऐसे जरूरी सर्विसेज है, इंपॉर्टेंट सर्विसेज है या जो भी सेवाएं हैं, उस पर कुछ सब्सिडी देती है। तो सरकार ने बोला कि चलिए हम इस पे 400 रुपये आपको सब्सिडी देते हैं। तो 400 रुपये सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी मतलब सरकार का एक प्रकार का सहयोग। तो जो मार्केट प्राइस 1,000 का सिलेंडर मिल रहा था, उस पर 400 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगा, तो आपका सिलेंडर का कीमत कितना हो जाएगा? 600।
तो आप ही अब एफर्ट लगा ही सकते हैं कि चलिए भाई पहले 1000 में मिलता था, अब 600 में मिलता है, आराम से इसको गैस चूल्हा को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। तोड़ फोड़ के नहीं रखते हैं, साइड में रखते हैं, बाद में मान लो कि कभी गैस खत्म हो जाए तो फिर क्या हो, और फिर गैस पे खाना बनाते हैं। तो पहले आता था ये, पहले क्या होता था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये सब्सिडी, जो गैस का रिटेलर है जहाँ से गैस का उत्पादन हो रहा है उसी को सब्सिडी का पैसा दिला जाता था। बोलो ना जी उसमें कि ये 1000 का सिलेंडर का उत्पादन किया, ये 400 ले लीजिए और जाकर कस्टमर को आप बेचिए कितने में, 600 में। तो आपका गैस आता था 450 में मिलता था, उस पर सरकार अपना सब्सिडी सब उधर ही दे देती थी, मतलब उत्पादक को ही दे देती थी। लेकिन इसमें हो गया दिक्कत, क्योंकि सब्सिडी तो सबको नहीं देना है। बोलो ना जी उसमें, जो गरीब फैमिली है उसी को तो सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए। अब इसमें धोखा कर देता था सब, जितने सारे गैस का उत्पादक वाला है वो सब धोखा कर देता था। सरकार कर रही है कि सब्सिडी वाला ले जाकर गरीबों में बेचना है, वो सब्सिडी का सब गैस ले जाकर बेच देगा, किसी होटल को किसी रेस्टोरेंट को बेच देगा, उतना ही पैसा उठा लेगा, सब्सिडी का सब पैसा वो खा जाएगा। तो फिर मोदी जी ने दिमाग लगाया, मोदी जी ने दिमाग मतलब गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि इसको क्यों नहीं डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर किया जाए। तो फिर कंज्यूमर से बोला गया कि आप मार्केट प्राइस पे जाके इसको खरीदिए, और हमको जैसे ही पता चलेगा कि आपने एक गैस सिलेंडर खरीद लिया है, हम आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सब्सिडी का पैसा आपको मिल जाएगा, इससे धांधली नहीं होगा कंज्यूमर के पास। इतना सरकार को भी पता है कि अब ये पैसा किसके पास जा रहा है, कंज्यूमर के। तो शुरुआत में तो ठीक था, 450-500 देते थे सब्सिडी, लेकिन घटाते घटाते अभी 80 रुपये के कुछ रुपया कर दी, 72 रुपया हो गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत। तो सब्सिडी मतलब एक प्रकार का सहायता। अभी आपका मान लो कि सब्सिडी मिलता है आपका खाद्य पे, मतलब खाद्य पे मिलता है। जैसे एक सब्सिडी आपको खाद्य पदार्थ जो पीडीएस से आप उठाते हैं, आप 2 रुपये किलो लेकर आते हैं, 2 रुपये किलो उसका मार्केट प्राइस थोड़े ना है। गेहूँ चावल 35 रुपये 40 रुपये चावल गेहूँ इस प्रकार से प्राइस है, लेकिन आप जाते हैं 2 रुपये में खरीद के लाते हैं। उस पर जो भी सब्सिडी का पैसा वो कौन खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट का। तो बदले में सरकार सब्सिडी देती है, कोई दिक्कत। बाकी आगे और डिटेल्स में इसका आएगा जब हम नेशनल इनकम वगैरह पढ़ेंगे। उपभोक्ता क्षेत्र से गवर्नमेंट कैसे जुड़ी हुई है, तो उपभोक्ता क्षेत्र भी पहले तो सरकार को क्या देगी, टैक्स देगी भाई। जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स नाम सुने होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स नाम सुने होंगे। एक लेवल से ज़्यादा इनकम हो जाएगा तो फिर सरकार आपको ढूंढने लगेगी। अभी आप सरकार को ढूंढ रहे, लेकिन इनकम बढ़ाइए, 10 लाख रुपया सालाना करिए, सरकार आपको ढूंढने लगेगी। अकाउंट से आपका धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन हुआ 10-20 लाख रुपए का, इनकम टैक्स का मैसेज आ जाएगा, भाई आप भी सचेत हो जाइए, ITR आप नहीं भरते हैं, फला ढिम का आपके ऊपर ऐसा ही है। आजकल तो सब AI का सिस्टम है, सब सिस्टम जनरेटेड मैसेज को पहुंच जाएगा, आपका दिमाग को इधर से उधर घुमाए रहे। तो आप पे करते हैं सरकार को टैक्स, सरकार टैक्स के बदले में हस्तांतरित मतलब बहुत सारी सेवाएं भी आपको क्या करती है, प्रदान करती है। कोई दिक्कत परेशानी? तो येलो कलर भी समझ गए, ग्रीन कलर और येलो कलर दोनों समझ गए। लिखना भी ऐसे ही है, पहले ग्रीन का पहले व्हाइट लिख लीजिएगा, उसके बाद से फिर ग्रीन, उसके बाद से फिर येलो। अब पिंक कलर वाले पे पहुंच रहे हैं। अब एक तरफ उत्पादक क्षेत्र, दूसरी तरफ है उपभोक्ता क्षेत्र। अब ये तो हो गया भारतीय मार्केट में इतना, भारत के मार्केट के साथ इन दोनों का क्या संबंध है। अब भारत से बाहर इन लोगों का दोनों का क्या रिलेशन है, इस पे बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए कि कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन कर लिया है, उत्पादक क्षेत्र है, बोलो ना जैसे। तो यह वस्तु या सेवा का या तो आयात करेगा, मतलब किसी चीज की जरूरत है तो वो बाहर से विदेशों से मंगाएगा, या फिर किसी चीज का ये क्या करेगा, निर्यात करेगा। सिंपल सा लॉजिक, बोलो। अच्छा यहाँ पे लिखे हैं बाहरी क्षेत्र, या इसी को शेष विश्व, मतलब एक भारत और भारत के अलावा जितने देश है उसको हम शेष विश्व बोलते हैं, बोलो ना जी उसमें। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्टर या बाहरी क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज का जब आयात करेगा तो इसके बदले आयात का भुगतान करेगा, यानी पैसा भारत से बाहर जाएगा, बोलो ना जी। किसी चीज का निर्यात करेगा तो निर्यात के बदले इसको क्या होगी, प्राप्तियां, प्राप्तियां, बोलो ना जी उसमें। 5 क्विंटल गेहूं UAE में ले जाकर बेच निर्यात हो गया तो गेहूं के बदले पैसा मिलेगा ना भाई, तो यहाँ पे क्या होगी, प्राप्तियां। लेकिन 5 क्विंटल प्याज कहीं से आयात किया जाए, क्योंकि प्याज का मूल्य अभी बढ़ रहा है मार्केट में, तो सरकार तो आयात करे, तो आयात होगा तो फिर यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भुगतान। तो जो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ये वस्तु या सेवा का आयात करेगा तो आयात के बदले उसको भुगतान करना पड़ेगा। अगर निर्यात करेगा तो निर्यात के बदले उसको क्या होगी, प्राप्तियां। इतना बात समझ गए?
बोलो ना जी, इधर वाला समझ गए? तो उसके बाद इधर वाला बना दीजिएगा, फिर इधर वाला देखिए। जो उपभोक्ता क्षेत्र है, उपभोक्ता क्षेत्र उसका बाहरी क्षेत्र या शेष विश्व के साथ या फिर एक्सटर्नल सेक्टर के साथ उसका क्या संबंध है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो जो उपभोक्ता क्षेत्र है इसको मानव बल का निर्यात करेगा। मानव बल मतलब लोग जाएंगे बाहर, बोलो ना, क्योंकि ये तो उत्पादन कर नहीं रहा है ना, तो उत्पादन नहीं कर रहा तो वस्तु और सेवा का तो निर्यात नहीं करेगा। बोलो ना जी। तो इधर से होता है मानव बल का निर्यात, लोग काम करने भारत से बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं तो जो पैसा कमाते हैं तो पैसा कुछ वहां पे खाते हैं, कुछ अपने परिवार को भेजते हैं। ऐसा थोड़े कि सब वहीं पे खा पी कर फिर जाने की जरूरत, यहीं पे खा पी कर उड़ाते भारत में। तो जो पैसा भेजते हैं उसको मतलब इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलते हैं विदेशी प्रेषण, इसको फॉरेन रेमिटांस कहते हैं। और भारत अभी दुनिया में रेमिटांस प्राप्त करने वाला, विदेशों से जो पैसा लोग भेजते हैं उसमें भी टॉप स्थान पे है। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कितने लोग विश्व में हैं भारत के। बोलो ना जी। ठीक है, तो अभी टॉप स्थान पर, कुछ सालों से अभी भारत ही टॉप स्थान पे है रेमिटांस की प्राप्ति में, यानी विदेशों से जो पैसा भारत आता है उसके उस मामले में। यहां तक कोई दिक्कत? तो रेमिटांस मिलेगा। जैसे गल्फ कंट्री में ही देखेंगे तो लाखों लोग गल्फ कंट्री में भारत के लोग वहाँ पे रहते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं भारत में भेजते हैं, इसको फॉरेन रेमिटांस के नाम से या फिर विदेशी प्रेषण, जो भी पैसा आता है उसके नाम से जानते हैं। भारत अभी कुछ सालों से इस मामले में अभी टॉप स्थान पे, यानी सबसे ज़्यादा पैसा भारत के पास आता है। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक बात समझ गए? इतना सारा आपको पूरा इकोनॉमी का खाका इसमें आपको लगभग मिल जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं। अब यही सारा चीज पढ़ना है आपको। अभी पढ़ेंगे हम वित्तीय क्षेत्र के बारे में। बोलो ना जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार, ये सारा चीज आएगा। नेशनल इनकम में पूरा गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी और ये सारा चीज आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सटर्नल सेक्टर पूरा आ जाएगा, इनके साथ भारत का इसका रिलेशन है, ये सारा चीज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये वाला स्लाइड भी घर पे जाके बढ़िया से देख के और समझ के और बढ़िया से दिमाग लगा के इसको बनाइएगा। ऐसा नहीं कान में ईयरफोन लगा लिए चलो भाई और कोना से लिखना चालू करते हैं, और इस कोना से लिख कर इस कोना पे पहुंचा देना है, तो फिर पता चलेगा कि कोई समझ में नहीं आएगा। तो जिस तरह से स्टेप, हेलो बात नहीं करो जी, तो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाए हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ के आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो पहले स्लाइड, पहले पेज पे ये पूरा पहले सिलेबस लिख लीजिएगा मनी एंड बैंकिंग का। उसके बाद से नेक्स्ट बढ़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा मुद्रा एंड बैंकिंग का एक फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा। उसके बाद से फिर आप इसको बना लीजिएगा एक पेज पे बढ़िया से, और समय समय पर इसको देखते समझते रहिएगा। नेक्स्ट एक और है स्लाइड, इसको देखिए। हालांकि इन्फ्लेशन में डिस्कस किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। मान लीजिए कि बैलून टाइप का है, बैलून जिसको भारत की इकोनॉमी को इसमें रख दिया गया है। अब इसमें हवा भर के फुलाएंगे तो ये बड़ा होगा, एक्सपेंस होगा, यानी वो बढ़ेगा, और एक पिंच मार के उसमें से हवा निकाल देते सिकुड़ेगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है। तो वैसे इकोनॉमी के भी साथ होता है, अर्थव्यवस्था के भी साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इंजेक्ट मतलब कुछ इसमें डाला जा रहा है, तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इधर से डाला जा रहा है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, या इसी को बोलते हैं इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। और इसको बोलते हैं कि ये मार्केट का बूम सिचुएशन चल रहा है, एकदम बढ़िया से पूरा मार्केट ठीक ठाक काम कर रहा है, एकदम इकोनॉमी खूब वृद्धि कर रही है, पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। बोलो ना जैसा। लेकिन केवल इधर से ही होता तो फिर एक इधर से भी तो बनाया गया। बात समझ रहे? तो इधर से उधर से इंजेक्ट हो रहा है, तो इधर से लीकेज भी है। तो इस अवस्था को बोलते हैं कि इकोनॉमी का बूम सिचुएशन है। और इकोनॉमी का जो भी बूम सिचुएशन होगा उस समय हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जैसे अभी दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबका मौसम जैसे आएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन किस स्थिति में पहुंच जाएगा, बूम सिचुएशन। सबको कुछ ना कुछ खरीद बिक्री करना है। बोलो ना जी। ना मार्केट में पूरी तरफ चारों तरफ तहलका रहेगा, पूरी तरफ से चारों तरफ चहल पहल रहेगा। कपड़ा वाला भी कमाएगा, सब सेक्टर, किराना स्टोर वाला भी कमाएगा, सब लोगों का अपना अपना पूरा से ही सेटअप लगा के रखा। बोलो ना जी। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी का बूम सिचुएशन है, मतलब इकोनॉमी का वृद्धि हो रहा है, सारी कुछ है, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। लेकिन दूसरे साइड होता है लीकेज।
लीकेज मतलब इकोनॉमी का श्रिंक होना, मतलब सिकुड़ना। कैसे कभी बैलून से हवा निकालेंगे, कुछ भी चीज निकालेंगे तो इकोनॉमी से मतलब बैलून सिकुड़ेगा ही। तो वैसे ही हमारे भारतीय इकोनॉमी से कुछ भी निकालेंगे, हमारी इकोनॉमी भी क्या करेगी, श्रिंक करेगी। सिंपल सा लॉजिक है, बोलो ना जी हंसना। हमारी भारतीय इकोनॉमी में कुछ भी हम डालेंगे तो उसका बूम सिचुएशन मतलब वो एक्सपेंस करेगी। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी का श्रिंक होना या सिकुड़ना, और इस स्थिति को हम बोलते हैं रिसेशन का सिचुएशन, या फिर इसको बोलते हैं मंदे की स्थिति। यहां तक कोई दिक्कत? अब जिससे पूछेंगे वो इस जवाब देगा, ठीक है। या फिर हाथ वोटिंग करवाएंगे, हाथ उठाएगा अपना दिमाग लगा के, ठीक है। कोविड के समय आप बताओ कि रिसेशन में इकोनॉमी होगा कि बूम सिचुएशन में होगा? रिसेशन वाले हाथ उठाओ, कितनों लोगों को लगता है कि कोविड के समय इकोनॉमी में रिसेशन होगा या मंदी होगा? अच्छा ठीक है, किसी को लगता है कि उस समय इकोनॉमी हमारा बूम सिचुएशन में होगा, यानी ग्रोथ कर रहा हो? हाथ उठाएगा, हाथ उठा, कोई नहीं हाथ उठाए, ठीक है। बात समझ गए ना? मतलब कोविड के समय सब चीजें तो लॉकडाउन थी, किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो ही नहीं रहा था, यानी कुछ इधर से जा नहीं रहा था, लोग केवल इधर से निकल रहा था। जिसका भी बैंक में पैसा था वो बैंक का पैसा निकल रहा था, जिसको पैसा लगाने का कहीं मूड करा तो पैसा मार्केट में सब सेव करके घर ही पे रखा। बोलो ना जैसे। तो इधर से इंजेक्ट कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एग्जिट जबरदस्त तरीके से हो रहा। तो हमारी मार्केट किस में चली गई थी? रिसेशन में या फिर मंदी की अवस्था। हमारी मार्केट नहीं, दुनिया की सारी इकोनॉमी इससे प्रभावित थी और सारी चीजें देखने को मिली। कोई दिक्कत? अब ये जो हमारी इकोनॉमी की स्थिति है, इसमें सरकार, बैंकिंग व्यवस्था, ये सारी चीजें की भूमिका होती है। तो कब ये बूम सिचुएशन में होती है तो क्या क्या होता है, मतलब किस कब पहुंचती है, कब रिसेशन पे पहुंचती है, यहां पे दिया हुआ है। इस वाले पार्ट को देखो। जब मार्केट में पैसा निवेश किया जाएगा, यानी जब मार्केट में पैसा निवेश किया जाएगा, निवेश, पैसा निवेश मतलब आप समझ रहे हैं ना, पीछे बताया है ना, इन्वेस्टमेंट, यानी मार्केट में पैसा डाला जा रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? गवर्नमेंट अपना खर्च बढ़ा दे। गवर्नमेंट खर्च कैसे बढ़ा देगी? मान लो गवर्नमेंट चाहते है रोड बनना चालू हो जाए, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, जो गरीब फैमिली है उनको कुछ पैसा दिला जाए। तो जितना सारा पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी वो सारा पैसा मार्केट में आएगा। रोड बनेगा तो उसमें गिट्टी वाला का दुकान चलेगा, पत्थर वाला का दुकान चलेगा, सीमेंट वाला का दुकान चलेगा, छड़ वाला का दुकान चलेगा, मजदूर को पैसा मिलेगा। बोलो ना जी। जेसीबी वाले को पैसा मिलेगा, रोलर वाले को पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, सब मार्केट में पैसा खर्च होगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है तो मार्केट का ये कौन ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है। दूसरा, टैक्स की रेट को कम कर दे सरकार। सरकार बोल रही है कि अभी मान लीजिए कि टैक्स लग रहा है किसी वस्तु पे 15%, सरकार बोल रही है कि अब 10% लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि 5%, मान लो कि 10 लाख की गाड़ी है, उस पर 20% टैक्स लग रहा है, 20% मतलब 2 लाख रुपए ही टैक्स हो गया। सरकार बोल रही है कि अब 2 लाख नहीं, अब 10% टैक्स लगे। टैक्स अब कितना है? 1 लाख। अब गाड़ी पहले मिलता था 12 लाख में, अब मिल रहा है 11 लाख। 11 लाख में जो लोग प्लान कर रहे थे कि अच्छा पैसा कम था, 12 लाख नहीं था, 10 लाख था, 1 लाख व्यवस्था करके, तो वो खरीद ही लेगा गाड़ी। बोलो ना जी असना। अब गाड़ी खरीदेगा तो केवल गाड़ी थोड़े खरीदेगा, गाड़ी वाला का गाड़ी बेचेगा, फिर वो जैसे जैसे खरीदे लोग खरीदते जाएंगे और वो गाड़ी बनाएगा, और वो गाड़ी बनाएगा तो और उसका उत्पादन होगा तो मजदूर रखेगा, ये सारा फल्ला ढिम कराएगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। बोलो ना जी। तो इस स्थिति सरकार अपना टैक्स रेट को कम करे। दूसरा, इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हो जाए, कम ब्याज पे आपको पैसा मिलने लगे। बोलो ना जी। हम आपको बोले, बैंक आपको बोले कि 1% सालाना ब्याज दीजिए, ले जाइए, कितना पैसा चाहिए? 5 लाख रुपए ले जाइए। अब इतने डरपोक लोग तो नहीं है कि 1% पे भी मिल रहा है तभी कोई पैसा बैंक से नहीं रिसीव करेगा। आराम से 2-4-5 लाख लाएगा, दुकानें वो खोल लेगा। बोलो ना जैसे। तो इस स्थिति में भी हमारी इकोनॉमी बूम सिचुएशन को प्राप्त करती है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो हमको वहां से पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ठीक है। इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। इंपोर्ट कम मतलब कि इंपोर्ट करेंगे तो फिर बहुत सारा पैसा तो कहाँ चला जाएगा? विदेशों में चला। रिसेशन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही थी या पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर रही थी, दूसरी तरफ सेविंग को लोग बढ़ावा देने लगे। सरकार हमको 1 लाख रुपया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हमको दी, 1 लाख रुपया हमको मिला, और 1 लाख रुपया कैश निकाल कर हम घर में लाकर सजा के रख दिए।
आपको भी मिला, आप भी अपने घर में सजा सजा के रख दिए, तो उससे इकोनॉमी को कोई लाभ थोड़े ना हुआ, कोई लाभ नहीं। सेविंग कर दी, अब सेविंग कर दिए तो उसे क्या फायदा है। अब मार्केट में लगाते 10-50 हज़ार का कोई पुराना गाड़ी खरीदते तो 50 हज़ार रुपये मार्केट में जाता, कुछ और काम होता, कुछ और, बोलो ना जैसे। तो सेविंग को लोग बढ़ावा देने लगे तो इकोनॉमी के हमारे रिसेशन का ये मतलब कारक है। जैसे आप कोविड में देखे, लोग खर्च कम कर रहे थे, सेविंग ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि लगता था कि बाद में क्या होगा क्या नहीं, इसलिए पैसा थोड़ा सा बचा बचा के रखना चाहिए। बात समझ में। अपोजिट करिए, गवर्नमेंट एक्सपेंस अपना कम कर दे, सरकार अपने पैसे के खर्च को कम कर दे, तो कम कर देगी तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा, रिसेशन की स्थिति। टैक्स रेट को बढ़ा दे, टैक्स रेट को, तो 11 लाख हुआ फिर 12 लाख कर दे, जिनको कार खरीदने का मन होगा वो भी नहीं खरीदेगा, तो कार नहीं बिकेगा, कार नहीं बिकेगा तो इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी। मजदूरों को वो निकाल देगा, मजदूरों को पैसा नहीं मिलेगा, बोलो ना जैसे। इंटरेस्ट रेट को बैंक बढ़ा दे, अभी बोले 1% आपको दिलाएगा तो आप भी चाहेंगे कि थोड़ा सा पैसा बैंक से ले ले, लेकिन बैंक खुद 15-20% पर आपसे ब्याज ले रहा है, तो कोई चाहते हुए भी बैंक से लोन लेने नहीं जाएगा, क्योंकि साहूकार तो 2-4 दिन छोड़ देगा, लेकिन बैंक वाला तो आपका गाड़ी घोड़ा उठा ले जाएगा, बोलो ना जैसे। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए तो विदेशों से पैसा प्राप्त नहीं होगा, और जाहिर सी बात है इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो बहुत सारा पैसा हमारा विदेशों में चले। तो इन सभी 6 कंडीशन के वजह से रिसेशन की स्थिति बनती है। इन 6 कंडीशन के हिसाब से हमारा मतलब बूम सिचुएशन, इकोनॉमी का ग्रोथ और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कोई दिक्कत। तो हमारी इकोनॉमी कोविड के समय रिसेशन में चली गई थी थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं पे वस्तु और सेवा का उत्पादन हो नहीं रहा था, लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे रिसेशन में जा रही थी। तो आप देखे होंगे आरबीआई के गवर्नर आते थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि सरकार का 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषणा किया जाता है, इसमें इस सेक्टर को इतना पैसा मिलेगा, इस सेक्टर को। बोलो ना जी, कहाँ था सब जी, खाली टिकटॉक देख रहे थे क्या तुम मुझसे। कोविड के समय भी टिकटॉक बंद नहीं हुआ था, अभी चल रहा था। अच्छा, बंद हो गया था, ठीक है, मतलब पूरा अपडेट रखे हो। तो इसका अपडेट नहीं रखे क्योंकि आरबीआई पैकेज का घोषणा कर रहा था वोट पे देखो। हेलो, तो आरबीआई मार्केट में पैसा डालने का प्रयास कर रहा था। अब देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना से महिलाओं को 500 रुपया भेजा गया। अब बोल रहे सर 500 रुपये से क्या होगा। अब एक आदमी का 500, करोड़ों खाते हैं महिलाओं का, करोड़ों खाते गुड़े 500, तो फिर सरकार के ऊपर कितना बर्डन है वो सोचिए। उतना रुपया मार्केट में आया, बोलो ना जी। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी मतलब चलते रहती है, कभी बूम सिचुएशन में होती है, कभी श्रिंक सिचुएशन में होती है। सरकार कोशिश करती है, या फिर हमारे फाइनेंशियल मार्केट के जो भी खिलाड़ी है वो कोशिश करते हैं कि मार्केट एक स्टेबल तौर पे चले, क्योंकि देश, किसी भी देश की इकोनॉमी न तो पूरी तरह से बूम सिचुएशन में कभी होगी, न तो कभी पूरी तरह से रिसेशन। एक मध्यम पाथ है जिसको एक्सेप्ट करना होता है, और वो सारी चीज़ें मेंटेन करके सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी। तो ये स्लाइड समझ गए, घर पे जाके अब बढ़िया से समझ के इसको लिख दीजिएगा। तो 4 स्लाइड डिस्कस हुआ। अब कल की जो क्लास है, कल के क्लास में आपका डिस्कशन चालू होगा यहाँ से। वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मुद्रा मार्केट, फिर लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट, कैसे पूरा कार्य और फंक्शन है इसका, ये सारा चीज़ डिस्कस होगा। चारों स्लाइड अभी कुछ देर में हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, बढ़िया से समझ के बूझ के तब इसको लिखिएगा। बोलो ना जी इसमें। ओके, फिर धन्यवाद, मिलते हैं कल, चर्चा जारी रहेगी।